नमस्कार, द एजुटेक में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। आज फिर हम एजुटेक में लेकर आए हैं आपके सामने मृदा मंडल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मृदा परिच्छेदिका और उसका परिच्छेदिका, और फिर उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था मृदा संस्तर, और फिर मृदा संस्तर के बाद हम मृदा संस्तर के प्रकार को भी सीख चुके थे। तो आइए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। मृदा जो होती है उसके परिपक्व अवस्था में मृदा परिच्छेदिका में मृदा संस्तर। तो मृदा परिच्छेदिका की सबसे ऊपरी संस्तर को जैविक संस्तर तथा उसके नीचे स्थित संस्तर को खनिज संस्तर कहते हैं। जैविक संस्तर यह जैविक सामग्री की प्रभुत्व वाली परत होती है जो कुछ लंबे समय तक पानी से भरी होती है, यानी कुछ समय तक जैविक संस्तर जो होता है वो उसमें पानी एक बार जरूर आता है, ऐसा करने होता है। इस संस्तर का संबंध पूर्ण या आंशिक रूप से विघटित कूड़े से होता है, यानी जो कूड़े प्रकट होते हैं जिससे मनुष्य डंप करते हैं या प्राकृतिक रूप से इकट्ठा होता है, जो जमा होता है, उससे इसका संबंध होता है, जो सतह पर जम गए होते हैं। सामान्यतः इसे ओ अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। इसे इसका जो प्रतीक है जिसे हम जानते हैं कि ये जैविक सत्ता है, उसको हम ओ अक्षर से दिखाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक से लिया गया है। इसमें जीवित अमृत जैविक पदार्थों की बहुलता होती है, जिसका निर्माण दो परिदृश्य में होता है: संतृप्त अवयव तथा आर्द्र भूमि के उच्च कूड़े उत्पादन क्षेत्र में। यानी दो जगह पर होता है, एक जगह जहाँ पर होता है संतृप्त अवयव जहाँ पर पूरा पानी से युक्त होता है, और दूसरा है कि आर्द्र भूमि होती है, यानी नमी होती है लेकिन वो पूरी तरीके से पानी में डूबी नहीं होती है, और वहाँ पर कूड़ा उत्पादन अधिक होता है, जैसे वन क्षेत्र होते हैं। जैविक संस्तर का अपघटन की स्थिति के आधार पर जैविक संस्तर, यानी जो जैविक संस्तर है उसको अब उसमें अपघटित होते हैं सारी चीज़ें, जो भी पदार्थ है, उसके आधार पर भी इसे हम 3 चरणों में वाले संस्तर न्यून, यानी 3 चरण वाले में बांटते हैं। इसमें जैसे पहला है न्यून विघटित रेशेदार ओ आई, इसका नाम ओ आई रखा गया है। मध्यम ओ ई रखा गया है, और अत्यधिक विघटित सैंप्रिक जिसे नाम देते हैं ओ ए में बांटा जाता है। कभी कभी इसे ओ संस्तर, देखिए यहाँ पर है ओ और ए, यानी ओ जो है आपका जैविक खनिज, और खनिज के नीचे जैविक संस्तर ऊपर है, नीचे खनिज संस्तर है, तो यही है आपके। और इसी में ओ के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं कि ओ में कौन कौन से होते हैं। तो ओ के अंतर्गत फिर आता है, इसे दो रूपों में बांट देते हैं पुनः, O1 और O2 में। तो O1 संस्तर, इसका निर्माण मौलिक वनस्पति के पदार्थों द्वारा होता है। मौलिक वनस्पति के पदार्थों जिसमें ताजा पत्तियां होती है, जैसे पेड़ से गिरी हुई पत्तियां जो गिरी होती हैं, लकड़ी गिर जाती है, उससे निर्मित होती है कौन सा संस्तर? O1। इसमें इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? लिटर, यानी लीटर का ढेर बोलते हैं, ताजी पत्तियों का ढेर होता है। इसके नीचे जो होता है आंशिक रूप से जो होती है विघटित पत्तियां होती हैं, इसके नीचे जस्ट आंशिक रूप से विघटित और वियोजन के ढेर होते हैं। तो इसलिए इसे क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके की सतह मिलती हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, O1 को जो ऊपर होता है जिसमें क्या होता है ताज़ा पत्तियां होती है, उसे L से दिखाते हैं। O1 के ही आंशिक वियोजित भाग को F से दिखाते हैं। अब O1 के नीचे O2 परत आती है, जिसमें पौधे तथा जंतु के परिवर्तित अवशेष होते हैं, यानी अवशेष है वो पूरी तरीके से काफ़ी हद तक अवघटित हो चुके हैं। उसमें जो अवशेष बचते हैं, जो ज़्यादा कंपोजिट होते हैं, जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वही बचे रह जाते हैं, जिसमें पौधे तथा जंतुओं के परिवर्तित अवशेष होते हैं। इसमें वियोजन तथा महीनीकरण द्वारा इनका रूपांतरण ह्यूमस में हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि चीज़ें ह्यूमस में बदलना शुरू हो जाती हैं। इसके जस्ट नीचे आता है आपका खनिज संस्तर। इसका निर्माण अकार्बनिक खनिजों द्वारा होता है, यानी अकार्बनिक पदार्थों द्वारा होता है। इसमें दो तरीके के खनिज होते हैं, संस्थान यानी उसी जगह पाए जाने वाले खनिज, यानी जैसे जिस परत में जो खनिज है वो, और फिर तथा मृत्तिका खनिज जो ऊपर से बहकर या नीचे से इकट्ठे हुए होते हैं, उनसे हम मृत्तिका खनिज के अंतर्गत रखते हैं। इसे मिट्टी की सतह पर या ओ के नीचे बनने वाले खनिज संस्तर के रूप में माना जाता है। मिट्टी कभी कभी ओ सतह नहीं होती है, तो सीधे ये होती है, जिसे हम साफ कर देते हैं तब ओ सतह पूरी तरीके से, तो वहाँ पर ए सतह ही मिलती है, यानी हमें खनिज सतह ही मिलती है, इसलिए ओ सतह के नीचे या सतह पर ही से बोला गया है। इसके अंतर्गत चट्टानों के भू वैज्ञानिक जमाव की सभी या अधिकतर मूल संरचनाओं का निशान नहीं मिलता, यानी जो भी उसमें है कि जैसे आपका विभिन्नताएं मिलती हैं, जो भी इसमें जमाव होते हैं, वो जमाव के उसमें कोई भी निशान नहीं मिलता कि कौन कौन सी चीज़ें जमा हुई हैं। इस संस्तर में फिर क्या होता है, में भी ऊपर से नीचे पर्याप्त भिन्नताएं मिलती हैं, जिस तरीके से ओ में मिली है, तो इसी तरीके से इसमें भी मिलती है। अतः इन्हें कई संस्तरों में पुनः बांट दिया जाता है, इन्हें उप संस्तर में फिर बांट दिया जाता है खनिज संस्तर को, जिसमें प्रमुख रूप से ए, बी, सी और आर होते हैं, जैसे कि हम प्रोफाइल में पीछे सीख चुके हैं कि संस्तर कौन कौन से हैं। कभी कभी ए और बी संस्तर के बीच में, ए और बी संस्तर जो होते हैं उनके बीच में संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसे ई संस्तर भी मिलता है। तो ई संस्तर का विकास सब जगह नहीं होता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ए ई बी को सामूहिक रूप से सोलम कहा जाता है, जबकि हम पीछे देख सकते हैं सोलम का पीछे में पूरा ए ई बी को साइड में पूरा ऊपर से नीचे सोलम होता है। तो यह वास्तविक मृदा होती है, यानी कहाँ से बी से, सॉरी ए से बी तक पूरी जो होती है परत, वो वास्तविक मृदा होती है। मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत ए और बी संस्तर, यानी अभी हम खनिज
जो पदार्थ है उसमें ए और बी देखते हैं। तो संस्तर ए मृदा वर्गीकरण में जो मिट्टी की सतह के लगभग समानांतर होता है, मिट्टी की सतह के लगभग समानांतर होता है, ऐसे संस्तर को जिसमें मिट्टी बनने की प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादित गुणों के एक विशिष्ट सेट द्वारा आसन्न परतों से अलग हो। यानी एक उसमें जो उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें जो प्रक्रियाएं चली हैं, उनके द्वारा जो गुण उत्पन्न हुआ है वह दूसरे संस्तरों से विशिष्ट रूप से अलग होता है। यह खनिज संस्तर की सबसे ऊपरी मृदा होती है, यानी सबसे ऊपरी टॉपसाइल होती है, इसे बोला जाता है ना, सबसे ऊपरी मृदा यानी टॉपसाइल होती है, जिसे सामान्यतः टॉपसाइल कहा जाता है। इसमें निच्छालन की क्रिया भी होती है, यानी घुलती है चीजें तो घुलने के बाद नीचे चली जाती हैं, तो ये निच्छालन की क्रिया होती है, अतः इसे निच्छालन मंडल भी कहा जाता है। ए संस्तर को पुनः हम किसमें बांटते हैं, A1, A2, A3 में बांटा जाता है। देखिए आपका ये है ए संस्तर, इसमें देखिए पहला सबसे ऊपर है, फिर बीच में, फिर और जहाँ पर ए लिखा है संस्तर और उसके नीचे वाली परत, ये तो A1, A2 और A3 का हो जाता है। ठीक, A1 परत खनिज संस्तर का सबसे ऊपरी संस्तर है, जिसमें जैविक के पदार्थों तथा खनिजों का मिश्रण होता है, जैविकीय पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक यानी ये पूरी तरीके से जो ह्यूमस है, ह्यूमस में आपको हम पीछे बात कर चुके हैं कि ह्यूमस के साथ में क्या थे, अवशेष थे थोड़े थोड़े जो परिवर्तित हो रहे थे, तो वही अवशेष वाले यहाँ पर होते हैं। और इसमें खनिज भी पाया जाता है, तो इसमें जैविक क्रियाएं भी होती हैं। इसका रंग गहरा होता है। और A2 संस्तर यह अपेक्षाकृत हल्के रंग का होता है, जिसमें सिलिकेट मिट्टी का आदि का अधिकतम अपवहन होता है। अपवहन मतलब वहाँ से नीचे जाते हैं, बहते हैं, लीचिंग जिसे बोलते हैं, इसलिए इसे अपवहन मंडल कहते हैं। देखिए क्या है कि ए संस्तर को टॉपसाइड कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को जो A1 होता है उसमें क्या होता है कि खनिज, जैविक और खनिज दोनों संस्तर पाए जाते हैं, इसलिए ह्यूमिक, कभी कभी इसे ह्यूमिक लेयर भी कहा जाता है। और जो A2 संस्तर है इसके अपेक्षाकृत हल्का रंग होता है, यहाँ पर अपवहन होता है, इसलिए इसे अपवहन मंडल कहा जाता है। A3 संस्तर ए तथा बी संस्तरों के मध्य संक्रमण मंडल है, यानी अवांतर मंडल है, ए से बी में शिफ्ट हो रहा होता है, और इसलिए इसमें जो विशेषताएं होती हैं वो बी की अपेक्षा ए से मिलती जुलती ज़्यादा होती हैं, यानी बी से थोड़ा मिलती हैं, और लेकिन परसेंटेज होता है ए की ओर झुका होता है, इसलिए इसे A3 में शामिल रखते हैं। A3 इसको नाम दिया जाता है। वास्तव में ये क्या है, अवांतर संक्रमण मंडल होता है जो, और यह हर जगह नहीं पाया जाता है, यानी हर प्रकार की मृदा प्रोफाइल में नहीं मिलता है। अब आगे है बी संस्तर, यह एक ऊपरी मिट्टी की परत है, यानी उप सतह मिट्टी की परत है। ऊपर वाली सतह खत्म, उसके नीचे वाली जो सतह आती है उसे उपसतह मिट्टी की परत है, जो ए के ठीक नीचे होती है, ए के ठीक नीचे होती है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है ना, अभी आगे देखते हैं जहाँ से यह मुख्य रूप से रोशनी द्वारा, अब यहाँ पर ए के ठीक नीचे रोशनी कैसे मिलती है उसे, क्षण के जो एक के बाद जो छनती हुई रोशनी जाती है थोड़ा बहुत, उससे ही ऊष्मा प्राप्त करती है, ऊर्जा, और यहीं से खनिज इसे प्राप्त होता है, कार्बनिक पदार्थ, और यह कम अपक्षय द्वारा प्रतिष्ठित होती है, यानी इसका अपक्षय कम होता है। ऊपरी सतह का ही तो अपक्षय सबसे पहले होगा, पहले वो हटेगा तभी इसका नंबर आएगा, तो इसलिए कम अपक्षित होने के कारण से ये काफी लंबे समय तक बचा रहता है। अब यह खनिज भी कई संस्तर है, यह एक खनिज संस्तर है जिसमें ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, मूल सामग्री मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन होता है, जो उसके मूल सामग्री है उसमें भी परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन तो कुछ हद तक ह्यूमस बन गया था, ह्यूमस के बाद भी अब इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और भी ढेर सारी भौतिक और इसकी अवस्थाएं बदलती जाती हैं, ये ठोस होना शुरू हो जाती है, दाब के कारण से भी तो होगा। इसे हम फिर आगे क्या बोलते हैं, उपभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यानी परिवर्तित होता है, इसे उपभूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ऊपर वाली से नीचे स्थित है। ठीक है, अब यह संचयन का क्षेत्र है। क्यों संचयन का क्षेत्र है, ऊपर ए से शुरू होता है नीचे जाना, और नीचे यहाँ पर आके संचयित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं मृत्तिका का भी प्रभाव शुरू हो जाता है, जैसे जैसे जमाव होगा, जमाव होने पर मृत्तिका बनना शुरू हो जाती है। मृत्तिका क्या होती है, इम्प्रेवियस बनाती है परत को, इसलिए वहाँ पर जमाव होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ मृदा के माध्यम से रिसने वाले, अब यहाँ पर बता रहा है कि कौन से क्या चीज़ें आते हैं, किसका संचय होता है, मृदा के माध्यम से रिसने वाली पानी ने ऊपरी सामग्री लाई है जहाँ पर, और जो अवक्षेपित हो गई है मृदा संस्तर, इस मृदा संस्तर को भी A1 यानी B1, B2 और B3 में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर ये है इसका संस्तर बी, ऊपर वाला पीला वाला जो रहता है जहाँ तक B1 है जो संक्रमण क्षेत्र है, और उसके नीचे B2 है, और नीचे B3 है, ठोस होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से बी संस्तर में भी 3 लेयर मिलती हैं। आगे B1 संस्तर, यह ए तथा बी संक्रमण के मध्य संक्रमण क्षेत्र है, जिसमें बी के गुण अधिक पाए जाते हैं। यह भी सभी परिच्छेदिकाओं में विकसित नहीं होती, दोनों कारण से A3 और B1 दोनों परिच्छेदिकाएं ऐसी हैं जो कि पूर्ण परिच्छेदिका में हर जगह नहीं पाई जाती है। ठीक है, B2 यह संस्तर खनिज पदार्थों, खासकर सिलिकेट और मृत्तिका खनिजों तथा जैविक पदार्थों द्वारा सर्वाधिक निक्षेपित होता है, जैविक पदार्थों का सर्वाधिक निक्षेपण वहीं पर होता है, जो वहाँ से निच्छालन हुआ, निच्छालन के बाद मृत्तिका और सब मिलकर यहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, यह जमाव वाला मंडल है, इस पर अपवहन था, और फिर नीचे हम जमाव वाला मंडल पढ़ते हैं, जिसमें थोड़ी चीज़ें जमा होना इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, विनिक्षेपण मंडल कहते हैं, विनिक्षेपण, और उसको अपवहन और निच्छालन मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे समझते हैं कि इसे विनिक्षेपण मंडल B2 को कहा जाता है। B3 यह संस्तर B और C के मध्य अवांतर है, यानी इसमें C की अपेक्षा B के गुण अधिक मिलते हैं, इसलिए इसे यह भी संक्रमण। तो कुल मिला के B जो होता है मुख्य रूप से B2 है, और B1 किस में चला जाता है, एक संक्रमण क्षेत्र में चला जाता है। B3 भी संक्रमण क्षेत्र में आ जाता है, और इसके बीच में भी संक्रमण अगर माइक्रो हम करते हैं तो हमें मिलता है। तो यहाँ पर
क्या हुआ, बी से अधिक समानता होती है, यह परिच्छेदिकाओं में उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी, यानी B3 जो है वह कभी कभी मिलती भी है और कभी कभी नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है मृदा परिच्छेदिका के C, D तथा E संस्तर। तो अभी हम बात कर रहे थे ई संस्तर कहाँ मिलता है, ई संस्तर आपके देखिए यहाँ पर सी संस्तर सोलम संस्तर के नीचे हम बात कर चुके हैं। सोलम क्या है, सोलम वो है बी और ए को मिलाकर पूरा सोलम होता है। सोलम के नीचे है, यह मृदा निर्माण प्रक्रम की बहुत कम प्रभावित होती है, यानी सी संस्तर मृदा का निर्माण प्रक्रम से बहुत कम, जितना नीचे आएगी ऊपरी अवयव काम करना उस पर बहुत कम करते हैं, इसलिए बहुत कम प्रभावित होती है। यह या तो जमाव या अवशिष्ट आधार के अपक्ष से बनता है, यानी ये तो जमा होता है, जैसे बी परत जमा होती चली जाती है, दाब के कारण से इसका निर्माण हो जाता है, या फिर नीचे की जो परत है उसका अपर्दन होता है, फिर उसके बाद ये बनती है, फिर ऊपर से ऊपर जमा होता है। तो ये दो प्रक्रिया होती है। जो अंतर्निहित ढीला, यह क्या है अंतर्निहित नीचे स्थित है, ढीला, ढीला मतलब बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है, टुकड़े टुकड़े में मिलती है कभी कभी, लेकिन खराब विकसित संस्तर होता है, पूरी तरीके से विकसित संस्तर नहीं होता, यानी किस रूप में विकसित नहीं होता, मृदा के रूप में विकसित नहीं होता, मिट्टी नहीं होती है। यह बी के नीचे स्थित परत और अनिवार्य रूप से कम या ज्यादा अपक्षित मूल चट्टान से मिलकर बनता है, मूल चट्टान से अपक्षित होता है, उसी से नहीं मिलकर यह बना होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, आमतौर पर सब स्ट्रैटम बोलते हैं, आधारभूति यानी नींव बोलते हैं, मृदा की नींव। यह परत आधारशिला को छोड़कर, यानी इससे नीचे जो है आधार है जिस पर ये प्रक्रिया सारी हो रही है, उसको छोड़कर के मिट्टी बनाने की प्रक्रियाओं से बहुत कम प्रभावित होती है। उसको छोड़ दीजिए आधारशिला को, क्योंकि वो तो नहीं होती है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर मिट्टी बनाने वाली प्रक्रियाएं, उसमें से भी यह सबसे कम प्रभावित होने वाली परत है। लेकिन इस पर एक चीज़ मिलता है, ईओलियम। ईओलियम की टोपियाँ मिलती है, टोपियाँ मतलब कि जो ऐसे टुकड़े होते हैं ऊपर नीचे, तो उस पर ईओलियम जम जाता है, जिसे एक आवरण मिलता है। इसके निर्माण सामग्री या तो इसके समान, यानी पत्थरों से टुकड़े कणक जैसे होते हैं, या बिल्कुल इसके समान नहीं होती निर्माण सामग्री के लिए, यानी जो गुण यहाँ पर मिल रहा है उससे भिन्न हो सकती है, जिससे संभवतः विलेय का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो विलेय चीज़ होते हैं उन विलेय का निर्माण हो जाता है, जिससे यह पूरी तरीके से एक परत बनाती है। खासतौर से अगर हम देखें पर्वतों से या जब नदियाँ आती है तो जो बोल्डर छोड़ती हैं, तो वही पर ये है सी परत का, उसके ऊपर फिर अपर्दन प्रक्रिया से और जमा होता है सिल्ट वगैरह, तो धीरे धीरे एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो ये वहाँ की मिट्टी ऐसे समझ सकते हैं। इसमें तलछट, तलछट वही चीज़ है जो मिट्टी इलाके नदियों द्वारा निक्षेपित कर दी जाती है, नीचे की मिट्टी है। सेप्रोलाइट जैसे सामग्री शामिल होती हैं। सेप्रोलाइट जो होती है कि एक तरीके से पतली बहुत बारीक बालू होती है, एक परत होती है उसी के। तो इसमें अपक्ष निर्मित होता है, यह वास्तव में यह आधार संस्तर के अपक्ष से निर्मित होता है, आधार यानी डी संस्तर के अपक्ष से निर्मित होता है, और इसे ग्ले परत भी कहा जाता है, यानी ग्ले, क्ले होती है ना, क्ले से ग्ले बनता होने, और यहाँ पर कंग्लोमरेट जैसे होते बड़े पत्थर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे ग्ले परत होती है। डी संस्तर यह आधारशिला है, यह एक चट्टान है जो अपने ऊपर दिखाई देने वाली मृदा के उत्पादन करने के लिए तैयार होती है, यानी सबसे 20 है जिसे वहाँ पर यह है, और इसके ऊपर से मृदा का निर्माण होना शुरू होता है, स्पेस नहीं, इसके ऊपर से सी से, ठीक है ना। और यह ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर जैसी चट्टानों का एक द्रव्यमान जो कुछ मिट्टी के लिए मूल सामग्री बनाता है, यानी जो होता है ये एक द्रव्यमान है, एक मास है, बहुत बड़ा पिंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े पिंड होते हैं, और इसमें कुछ मात्रा से मिट्टी निर्माण के अवयव प्राप्त होते हैं, बहुत अधिक मात्रा। सतह से डी परत की जो गहराई होती है, डी सतह की गहराई होती है, वह वहाँ की जलवायु, जिस क्षेत्र की बात करें वहाँ की जलवायु, मिट्टी की उम्र, ऊपरी मिट्टी की उम्र कितनी है, उसका ढलान कैसा है, जीवों की संख्या कितनी है, उनके अंतर संबंध कैसा है आदि पर निर्भर करता है। इसे हम मृदा नहीं मानते हैं, क्योंकि मृदा तो हम सी को भी नहीं मानते हैं, लेकिन मृदा परिच्छेदिका में इसे रखा जाता है, क्योंकि नींव को भी टिकने के लिए एक आधार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस आधार के अवयव से ही इनके ऊपर की मिट्टी पैदा होती है। इसके आधार से जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उससे पर ही यह पूरी मिट्टी की बिल्डिंग खड़ी होती है। डी या आर संस्तर मिट्टियों के नीचे स्थित संगठित दृढ़ एवं कठोर आधार शैल के मंडल को कहा जाता है। तो दृढ़ आधार और कठोर यह मंडल होता है, इसे ही हम डी संस्तर या आर संस्तर के नाम से जानते हैं। ई संस्तर मिट्टी के ऊपरी भाग में स्थित एक खनिज की परत है, यानी अब ये खनिज मंडल बी और सी, बी और ए ना, उसमें आता है। तो अब ये कह रहा है खनिज संस्तर कभी कभी ये क्या करता है, यह ओ से नीचे ए में भी मिलता है, ए की परत में मिलता है, बी में नहीं मिलता। तो ये आमतौर पर केवल वन क्षेत्रों की मृदा में पाई जाती है जहाँ पर ओ मिलता ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, ओ के नीचे बाकी जगह नहीं मिलता है, ओ या ए संस्तर के अंतर्गत आता है। कभी कभी ये ओ और ए के बीच में मिलता है, और कभी ए और बी के बीच में मिलता है। यह हल्के रंग का निच्छादित संस्तर है, निच्छालन जहाँ पर हो चुका होता है मैक्सिमम। तो निच्छालन कहाँ से मिलता है, जैसे ओ लेवल, ओ स्तर बहुत मोटा हो जाता है तो निच्छालन वहीं से शुरू हो जाएगा, ओ बहुत पतला है तो ए से निच्छालन होता है, तो जहाँ सर्वाधिक निच्छालन हो चुका होता है वही आपकी ई परत हो जाती है, ई संस्तर हो जाता है। तो दोस्त आज के लिए बस यहीं तक, अब हम बाद में मिलेंगे इसका मृदा निर्माण प्रक्रियाओं को लेकर। ओके, थैंक यू। ये है आपका संस्तर सी और डी।